नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। ज्योग्राफी के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। जैसा आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम भूगोल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम जियो स्पाशियल टेक्निक के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए मैं पहले प्रश्न पर आ जाता हूं। पहला हमारा प्रश्न जो है वो है ईएमआर के विभिन्न बैंडों में सेंसर की सेंसिंग और रिकॉर्डिंग पावर को कौन सा रिजोल्यूशन संदर्भित करता है। पहली बात, अगर हम बात करें रिजोल्यूशन की, तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है विभेदन, है ना। विभेदन का मतलब है कि हम विभेद कर सकते हैं क्या, सिंपली अगर हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, हिंदी में विभेद का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सेंसर जो है किसी प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ है, बहुत दूर है, और वो दो ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड के हैं उनको जो है उसकी इमेज को देता है। अब वो दो ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस विभेदन है, वो डिस्टेंस रेजोल्यूशन है। तो अगर किसी सेंसर की रेजोल्यूशन पावर हाई होती है, किसी की कम होती है। रेजोल्यूशन पावर हाई होती है होगी तो हम छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी अलग करके देख सकते हैं। अगर रेजोल्यूशन पावर लो है तो हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो हैं उनको अलग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में रेजोल्यूशन का जो है आपने देखा होगा, आपको पता होगा, पढ़ा होगा कि फला जो है सैटेलाइट में ये सेंसर लगा हुआ है, इसकी रेजोल्यूशन पावर ये है ना। अब तो 3 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर तक जो है रेजोल्यूशन पावर के सेंसर जो है सैटेलाइट्स में यूज होने लगे हैं। खैर, तो विभेदन के जो टाइप हैं जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं विभेदन को, वो 4 टाइप से करते हैं: स्थानिक, वर्णक्रमीय, रेडियोमेट्रिक और टेम्पोरल। ये 4 टाइप से 4 जो है रेजोल्यूशन के टाइप हैं। स्थानिक का मतलब होता है स्पाशियल, स्पेशल का मतलब जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एक जो इमेज है ये, अब इस इमेज के अंदर एक ये इमेज जो है सैटेलाइट इमेज है, और इस इमेज में मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम जब जूम करते हैं तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट के मिनिमम जो पॉइंट्स हैं उनको अलग अलग करके देख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर इस इमेज में, इस इमेज में और इस इमेज में, यानी यहाँ इस इमेज का ये पार्ट, इस पार्ट को जब हमने जो है रिजोल्यूशन का मतलब है कि एक एक जो सेंसर है उसने इस इमेज को दिया। अब इससे ज़्यादा हम जो है वो नहीं देख सकते। ठीक है, और एक सेंसर है वो यहाँ तक देता है और एक सेंसर है वो यहाँ तक देता है। ठीक है, तो इससे भी अधिक जो है रेजोल्यूशन पावर के सेंसर की इमेज हो सकती है। तो ये स्पाशियल जो है इमेज कहलाती है। अब जब ईएमआर बैंड की बात करते हैं तो ईएमआर बैंड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उसके रिफ्लेक्शन को लेता है। तो विभिन्न टाइप के जो ईएमआर हैं उन ईएमआर को वो कैप्चर करता है, और उन ईएमआर की अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। उन फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो है, अब जो रिफ्लेक्टिविटी होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो है डिपेंड करेगा उसकी फिजिबिलिटी किस प्रकार की है। जैसे क्लीन वाटर है, या मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन के साथ जो पानी होता है वो है, मतलब प्रदूषित पानी है, या जो है सॉइल है, या मान लीजिए रॉक्स है। तो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग रिफ्लेक्टिविटी देते हैं। तो ये रिफ्लेक्टिविटी को जब हम ग्राफिकल इमेज में लेते हैं तो इनमें 3 प्रकार के आपके सामने बैंड दिखाई दे रहे हैं: विजिबल बैंड, NIR और नियर इंफ्रारेड जिसे बोलते हैं, और SWIR। ठीक है, तो ये जो है ये जो पोर्शन है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में जो है EMR का रिकॉर्डिंग है, और ये NIR में है, और ये SWIR में। तो जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, प्रश्न जो है वो कह रहा है EMR के विभिन्न बैंडों में सेंसर की सेंसिंग और रिकॉर्डिंग पावर कौन सा रेजोल्यूशन संदर्भित करता है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रल जो है वो रेजोल्यूशन EMR बैंड में जो है संदर्भित करता है। क्लियर। तो यहाँ स्पेक्ट्रम जो है वर्णक्रमीय हिंदी में कहते हैं, स्पेक्ट्रम जो है अंग्रेजी में कहते हैं। आप जो है ज़्यादा ये ध्यान में रखेंगे कि जितना हो सके जो रिमोट सेंसिंग और स्पेशल टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनमें इंग्लिश टर्म को जो है वो ज़्यादा फॉलो करें। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना आसान है, क्योंकि ये है। अब देखिए, तीनों की अगर अपन बात करें, चाहे वो जीआईएस है, चाहे वो रिमोट सेंसिंग है, चाहे वो जीपीएस है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। तो सभी एप्लीकेशन कैसी है, ठीक है, सभी एप्लीकेशन ज्योग्राफिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एप्लीकेशन है। और सभी एप्लीकेशन ज्योग्राफिकल एप्लीकेशन है, साथ ही साथ सभी एप्लीकेशन कार्य क्या करती है, या जो है क्या काम आती है। तो बेसिकली हम जो है स्पेशल डेटा का कलेक्शन होता है, इनमें स्पेशल डेटा हैंडलिंग होती है। और स्पेशल डेटा भी किस रूप में हैंडलिंग होता है, डिजिटल फॉर्म में, है ना, डिजिटल डेटा के रूप में होता है। तो तीनों बातें हैं। पहली बात कि ज्योग्राफिकल एप्लीकेशन है, यानी जेनेरिक है, जेनेरिक एप्लीकेशंस का यूज होता है। स्पेशल डेटा जो है उसके लिए है, और स्पेशल डेटा डिजिटल फॉर्मेट में आता है, तीनों में। तो इसलिए इन तीनों को एक तरह से कंपाइल करना जो है आसान होता है। तो यहाँ पर तीन जो बातें लिखी हुई मिलती है, डिजिटल, स्थानिक और जेनेरिक, ये तीनों विशेषताएं होने के कारण ही हम जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस प्रौद्योगिकी को जो है एकीकृत कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। रिमोट सेंसिंग अद्वितीय है, अद्वितीय है क्योंकि, क्यों अद्वितीय है, ठीक है, बेसिकली अद्वितीय क्यों है। अब जैसे यहाँ पर जो चार ऑप्शन है, सिनॉप्टिक, विशेष जानकारी, एनक्रिप्टेड और बेहतर, चारों बातें सही है, इस गलत कोई भी नहीं है इनमें से, क्योंकि रिमोट सेंसिंग ये सभी जो है फीचर्स रखता है, उसमें यूनिकनेस है। बट यूनिकनेस के पीछे क्या कारण है, यूनिकनेस के पीछे कारण है सिनॉप्टिक व्यू, ठीक है। सिनॉप्टिक व्यू का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन जो ब्रॉडर वे में होता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी पार्ट पर हम जब ब्रॉडर वे में कोई ऑब्जर्वेशन को देखें तो उसे हम सिनॉप्टिक व्यू कहते हैं। तो यूनिकनेस जो रिमोट सेंसिंग की है, वो यूनिकनेस सिनॉप्टिक व्यू के कारण है। इसलिए जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा वो सिनॉप्टिक व्यू होगा। बाकी सारे आंसर जो हैं वो तो हैं ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर संवेदन अनुप्रयोग का एक क्षेत्र है। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन का एक क्षेत्र कौन सा है, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का प्रेषण, उत्पादन, मानचित्रण और जनगणना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो कार्टोग्राफी है, मानचित्रण जो है, ये मैपिंग जो है, वो रिमोट सेंसिंग का एक अनुप्रयोग क्षेत्र है। क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भू संदर्भन का उद्देश्य क्या है। अंग्रेजी में भू संदर्भ को कहते हैं जियो रेफरेंसिंग, ठीक है। अब जियो रेफरेंसिंग क्यों करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिजिटल इमेज है हमारे पास में, ठीक है, कोई भी पैंग्रोमेटिक है या कोई भी इमेज है जो सैटेलाइट इमेज है। अब इस सैटेलाइट इमेज को ग्राउंड ऑब्जेक्ट से हमें मैच करना होता है, फर्स्ट थिंग। और जब हम उसको मैच करते हैं तो हमें ग्राउंड ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट इमेज के ऑब्जेक्ट को जो है दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट जो है वो अगर जब हम उसके साथ में संयोजित करेंगे किसी भी इमेज के साथ में, तो उसे हम कहते हैं जियो रेफरेंसिंग। बेसिक ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जैसे कोई इमेज जो है उसको हम टॉपोसीट के साथ में, जो व्यापक सर्वेक्षण है वो स्थलाकृतिक मानचित्र है, तो स्थलाकृतिक मानचित्रों के साथ में हम उसको संयोजित करने की कोशिश करते हैं, यानी कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो दो लेयर में इनको लिया जाता है, एक लेयर में जो है टॉपोसीट हो जाती है, एक लेयर में इमेजरी हो जाती है। दोनों लेयर को जो है कुछ पॉइंट्स जो है लेकर हम उसको रेफरेंस करते हैं और उसका कोऑर्डिनेट तय करते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को जो है जियो रेफरेंसिंग कहा जाता है, भू संदर्भन कहा जाता है। और भू संदर्भन में यहाँ अगर हम आंसर की बात करेंगे तो भौगोलिक अवस्थिति यानी लोकेशन की जानकारी को असाइन करना जो है
वो जियो रेफरेंसिंग है। ठीक है, और भी जियो रेफरेंसिंग के कई सारे पैरामीटर्स हैं, उन पर आप जो है किसी बुक में देखेंगे तो जो है सरलता से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं, रेखा पुंज छवि यानी रेस्टर इमेज का पुनः नमूनाकरण यानी रीसैंपलिंग क्या होता है। देखिए क्या होता है कि कई बार जो है, पहली बात तो हम ये समझें कि रीसैंपलिंग क्या है। जब हम कोई जो इमेज होती है उसको मैन्युअली जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ कोई एप्लीकेशन के माध्यम से, उसे हम कहते हैं रीसैंपलिंग। अब आती है कि रेखापुंज छवि, रेस्टर और वेक्टर दो टाइप के डेटा हो सकते हैं। तो रेस्टर इमेज क्या होगी और वेक्टर इमेज क्या होगी, आपने देखा होगा कि जब हम कोई जो है वेक्टर और रेस्टर और वेक्टर इमेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दो जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये वेक्टर डेटा मॉडल है और ये रेस्टर डेटा मॉडल है ना। तो रेस्टर जो डेटा मॉडल है उसको रेखापुंज छवि कहते हैं, है ना। और रेखापुंज छवि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक डॉट है, मतलब उसको रोज और कॉलम्स में दिखाया जाता है, और अगर एक डॉट है तो वो एक सेल में आएगा। ठीक है, और अगर एक लाइन है तो वो कई सारी सेल से जुड़कर एक लाइन बनेगी। ठीक है, और अगर एक पॉलीगॉन है तो वो इस तरह से कॉलम और रोज में दिखाई देगा। तो ये रेस्टर डेटा मॉडल है। और वेक्टर डेटा मॉडल में डॉट है तो ग्राफ में डॉट आपको दिखाई दे रहा है, लाइन है तो वो इस तरह से होगी, और एरिया है वो इस तरह से होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब अगर हम जो है इसी में रीसैम्पलिंग करते हैं, इसके कोई भी एक पिक्चर को अगर रीसैम्पल करेंगे तो रीसैम्पलिंग में क्या होता है कि उसकी जो इसका जो आंसर दे रखा है आपके सामने, एक्यूरेसी को बढ़ाता है रीसैम्पलिंग, प्रिसीजन को बढ़ाता है, डेटा विवरण घटाता है, डेटा विवरण बढ़ाता है। बेसिकली रीसैम्पलिंग में जो है ट्रांसफॉर्मेशन मैन्युअली होता है, तो जो डेटा विवरण जो होता है वो घटाता है रीसैम्पलिंग, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका एक पिक्चर जो है वो अभी मेरे पास में नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बताता कि जो है रीसैम्पलिंग किस तरह से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय नेविगेशन सिस्टम है, इंडियन नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए भारतीय जो है नेविगेशन सिस्टम क्या है। पहली बात तो नेविगेशन का जैसे ही नाम आता है ना, तो हमारे सामने हम जो है एक नाम लेते हैं, वो है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बेसिकली जीपीएस जो है यूएसए का है। ठीक है, और ऐसा सिस्टम नेविगेशन सिस्टम है जो वर्ल्ड वाइड जो है प्रचलित है। ठीक है, लेकिन ये अमेरिकन है और कुछ सेवाओं के लिए उपलब्ध है। बेसिकली इन्होंने ये क्लियर कर रखा है कि अगर वॉर सिचुएशन होगा तो ये इसको जो है सेवा को बंद कर देंगे उन कंट्रीज के लिए। बेसिकली एनक्रिप्टेड और नॉन इनक्रिप्टेड जानकारी भी देता है, तो कुछ चीज़ें जो है ये इनक्रिप्टेड है, कुछ चीज़ें नॉन इनक्रिप्टेड है। खैर, तो ऐसे में जीपीएस एक बहुप्रचलित हो सकता है, लेकिन साथ में ही खुद के नेविगेशन सिस्टम को अगर नहीं हम खड़ा करेंगे तो ऐसे में कई बार जो है जो बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, उन कंडीशन में या वार सिचुएशन में हमारे साथ कुछ अलग भी हो सकता है। तो ऐसे में इंडिया ने इसको जो है इस कंसर्न को लिया और इस पर काम किया, और एक नया और बेहतरीन जो है नेविगेशन सिस्टम जो है वो खुद का सर्जित किया। उस नेविगेशन सिस्टम को कहा जाता है नाविक। ठीक है, तो नाविक जो है वो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, और बाकी जो है जैसे जीपीएस जो है वो यूएसए का है। ठीक है, और गैलीलियो जो है, आइगोनॉस तो जो है वो एक क्या कहते हैं सैटेलाइट है। ठीक है, और यूएसए का सैटेलाइट है। गैलीलियो जो है वो रसिया का नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, और जो भारतीय नेविगेशन सिस्टम है उसको IRNSS भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इंडिया का है। और फिर आता है ग्लोसनास, तो ग्लोसनास जो है वो रशिया का है। ठीक है, और जो बाइड्यू है, गैलीलियो जो है वो ईयू का है।
यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। और चाइना का भी काफ़ी जो है चर्चित नेविगेशन सिस्टम रहा है और अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है BEIDOU या BDS के नाम से भी जाना जाता है। ये चीन का है। और जापान का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है QZSS। ओके, सो ये कुछ नेविगेशन सिस्टम्स हैं, आपको पता रहे। कई बार इसका प्रश्न जो है नेट में भी पूछा जाता है और परीक्षाओं में भी, सामान्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। सुदूर संवेदन का चतुर्थ आयाम, ठीक है, माना जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 आयाम कौन से हैं? रिमोट सेंसिंग के 3 आयाम जो है वो होते हैं लोकेशन, स्पेस और स्केल, यानी मापक, स्थिति और स्थान। ये 3 जो है आयाम होते हैं। और टाइम जो इस आयाम है, टाइम डायमेंशन जो है, उसको चौथा आयाम माना जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक समन्वय प्रणाली में भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री बराबर है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता है ज्योग्राफी में बेसिकली इतनी बात तो आपको सबको जानकारी होती है कि जो 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच में इक्वेटर पर कितनी डिस्टेंस रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पर जो है 111.32 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस होती है। लेकिन ऐसे प्रश्न जो है बेसिकली आ जाते हैं जियो स्पेशल टेक्निक्स में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्थान के अलावा जीपीएस डेटा का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्थान तो जीपीएस बताता ही है, यानी जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है उसके अकॉर्डिंगली किसी स्थान की सटीक जानकारी देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके अलावा क्या? तो इसके अलावा सटीक समय, प्रिसाइज टाइमिंग, बिल्कुल प्रिसाइज टाइमिंग जो है ये जीपीएस देता है, ठीक है। दूसरा आवर्ती अंशांकन, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन। अब फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक डिवाइस है, तो डिवाइस क्या होगी कि मूवेबल है, अगर मूव कर रही है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो स्थान जैसे ही बदलता है, तो जैसे ही बदलता है तो उसी टाइम उसका जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होते हैं। तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को तुरंत जो है जीपीएस जो टेक्निक है वो उसको कैलिब्रेट करती है। इसे ही फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेशन कहते हैं। ये लगातार जो है चलता रहता है और बहुत तीव्र गति से होता है। तो दोनों चीज़ें यानी सटीक समय और आवर्ती अंशांकन दोनों में जीपीएस कैपेबल है, इसलिए दोनों ए और बी दोनों जो है इसमें सही माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। भारतीय अंतरिक्ष प्रयास 1962 में एक रॉकेट की स्थापना के साथ शुरू हुआ। अंतरिक्ष विकास डीओएस भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुप्रयोग के लिए जिम्मेदार है। ये 4 बातें जो है हमारे सामने लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो कथन है उसमें जो डी ऑप्शन है बेसिकली यहाँ ध्यान रखेंगे उपरोक्त सभी है, ठीक है। और ये लाइन एक ही है। तो यहाँ 3 बातें लिखी हुई है और तीनों बातें जो है वो सही है। तो यहाँ तो ये बात तो सही होगी कि ये उपरोक्त सभी जो है ये इसका आंसर होगा। लेकिन कैसे? तो हम अगर थोड़ा सा भी अगर जो है इतिहास में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, स्पेस हिस्ट्री में जाएं, इंडिया के जो स्पेस रिसर्च है उसकी हिस्ट्री में जाएं, तो 1962 जो है वो वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन के अंदर जो आया है वो ये आया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या उसके संदर्भ में प्रयास जो है 1962 में शुरू हो गए थे, ठीक है। तो 1962 में रॉकेट के साथ, मतलब यहाँ रॉकेट लिखने का जो तात्पर्य ये था कि 1962 में टर्ल्स की स्थापना हुई थी, ठीक है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग जो स्टेशन है वो स्थापित हुआ था, है ना। थुम्बा इक्वेटोरियल
रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, ये स्थापित हुआ था 1962 में। ठीक इसी समय भारत सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य के लिए जो है एक उसी समय संगठन पहले से काम कर रहा था और संगठन का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसके जो चेयरपर्सन थे वो थे होमी जहांगीर भाभा। इसको ये कार्य दिया गया, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को स्पेस रिसर्च का वर्क जो है वो सौंपा गया था 1962 में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1969 में इसरो बना, ठीक है। 1972 इससे पहले एक जो है 1969 के साथ ही एक कमेटी बनी थी जिसे इनकोस पार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमेटी का गठन हुआ होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। हालांकि जो चेयरमैन थे उस कमेटी के वो विक्रम साराभाई थे, ठीक है। तो एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी को कहा जाता है, ठीक है। और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे विक्रम साराभाई। फाइनली 1972 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग की स्थापना करते हुए संवैधानिक रूप से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की 1972 में की थी, ठीक है। और 1972 में जो 1969 में इसरो स्थापित हुआ था उसको इसके अधीन कर दिया गया, यानी इसरो को इसकी यूनिट बना लिया गया था। ये इसका एक संक्षिप्त सा ब्रीफ सा हिस्ट्री है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो और आपको कई सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये सभी कथन जो है वो सही है। 1972 में स्थापित हुआ, 62 में इसके प्रयास स्टार्ट हो गए थे और इसरो जो 1969 में स्थापित हुआ, बाद में 72 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ले लिया गया इसको। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में जो भी गतिविधियां और अनुप्रयोग होते हैं उनके लिए जिम्मेदार संगठन माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। एक पूर्ण कृष्णिका है। यहाँ पूर्ण कृष्णिका जो हिंदी में लिख दिया गया है ना, इसको ये समझ लें परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है। अब एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो सभी प्रकार के जो विकिरण होते हैं, रेडिएशन होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद सभी प्रकार का जो है वो एमिट भी करती है। तो दोनों तीनों बातें, एक विसरण उत्सर्जक है, सही बात है। प्रत्येक तरंग लंबाई के सभी विकिरणों को अवशोषित कर सकता है, सभी प्रकार के, यानी किसी भी कोई भी तरंग दैर्ध्य हो, कोई भी वेवलेंथ हो, उस विकिरण को ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है। प्रत्येक तरंग लंबाई की शक्ति उत्सर्जित करता है। जब पूर्ण हो जाता है जो अगर वो जो है जितना वो एब्जॉर्प्शन करेगी तो एब्जॉर्प्शन के बाद में वो एमिट भी करेगी, एमिट भी सभी प्रकार की तरंग लंबाइयों का करेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है इन सभी बातों को समाहित रखती है, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो है कथन सही माने जाएंगे। नेक्स्ट,
एक इमेज के पिक्सल का आकार कैसा हो सकता है? देखिए, इमेज के पिक्सल के आकार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिकली जो इमेज के पिक्सल का आकार है वो स्क्वायर जो है वो ज़्यादा माना जाता है, यानी वर्गाकार जो आकार है वो पिक्सल का, डिजिटल जो इमेज पिक्सल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? अगर राउंड शेप में लेंगे तो दो पिक्सल जब जो है कंबाइन होंगे तो उनके बीच में गैप रहेगा, ठीक है, जो स्क्वायर शेप का होगा वो फिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक पिक्सल, इमेज के पिक्सल का आकार हमेशा वर्गाकार होता है, स्क्वायर शेप में होता है। एक इमेज का समग्र आकार, यानी अब हम इमेज की समग्र आकार की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इमेज का समग्र आकार क्या हो सकता है, तो वो आयताकार और वर्गाकार हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है या स्क्वायर शेप में हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अधिक क्लोरोफिल वाली वनस्पति अधिक प्रतिबिंबित करेगी। देखिए, रिफ्लेक्शन जो है अलग अलग होता है, हर एक ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट में अब जैसे मान लीजिए हम कोई वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, अब वेजिटेशन भी दो टाइप की हो सकती है। हेल्दी वेजिटेशन अलग प्रकार का रिफ्लेक्शन देगी, और जो वेजिटेशन जो है पुअर है वो अलग प्रकार का रिफ्लेक्शन देगी। बाकी सब बॉडीज जो हैं, जैसे वाटर है या अदर बॉडीज़ हैं या रॉक्स हैं या सॉइल है या आइस है, ये सभी प्रकार, सभी में अलग अलग रिफ्लेक्टिविटी होती है। तो अगर हम हाई क्लोरोफिल वाली जो है वेजिटेशन की बात करते हैं तो ये नियर इंफ्रारेड जो है रिफ्लेक्शन करती है, ठीक है। अभी रिफ्लेक्शन जो है वो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब कौन सा हो सकता है, एमिटेड एनर्जी होगी, पराबैंगनी होगा, थर्मल इंफ्रारेड होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो इसमें वेजिटेशन में जो है नियर इंफ्रारेड होता है, NIR जिसे बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा एक विशिष्ट तरंग लंबाई के साथ उत्पन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण की परस्पर क्रिया द्वारा किसी भूभाग पर निर्धारित ऑब्जेक्ट का विवरण प्राप्त होता है? यहाँ रिमोट सेंसिंग के बेसिक जो कंपोनेंट है वो आ जाते हैं। एक रिमोट सेंसिंग होती है जिसे हम कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग, और दूसरी कहलाती है पैसिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर निष्क्रिय और सक्रिय रिमोट सेंसिंग से ही हमें आंसर निकालना है कि अगर एक कोई ऐसा विशिष्ट तरंग लंबाई के साथ में अगर कोई जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है, उससे कोई क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को, यदि ऑब्जेक्ट के विवरण को लिया जा रहा है तो वो कौन सी रिमोट सेंसिंग का टाइप में आएगा। अब यहाँ रिमोट सेंसिंग के टाइप की यहाँ पर आप देखिए क्या होता है कि जो सेंसर है ना उस पर डिपेंड करता है कि वो सेंसर किस तरह का है। तो दो प्रकार के सेंसर हो सकते हैं, ठीक है। कई बार दोनों प्रकार की विशेषताएं एक ही सेंसर में हो सकती है, जस्ट लाइक माइक्रोवेव, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये सन है, तो बेसिकली जो हम ये कहते हैं, ज़्यादातर जो बात होती है उसमें ये हम मानते हैं कि जो सन की रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो होती है उस एनर्जी को सेंस करता है कोई भी सेंसर, ठीक है। तो सन की रिफ्लेक्टेड एनर्जी को अगर सेंस कर रहा है तो उसे हम पैसिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो है एक तरह से ये सक्रिय संवेदक हैं और ये निष्क्रिय संवेदक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव रिमोट सेंसिंग तब है, पैसिव तब कहलाएगी जब सन की रिफ्लेक्टेड एनर्जी को सेंस कर रहा हो। अदरवाइज एक ये तो एक पोर्शन हो गया, दूसरा ये जरूर नहीं है सन से रिफ्लेक्टेड हो, कई बार जो है वस्तुएं एमिट भी करती है, ठीक है, सन की अनुपस्थिति में भी एमिट होता है, ठीक है। तो उत्सर्जित विकिरण से भी अगर सेंसिंग हो रही है तो उत्सर्जित विकिरण के से हो रही हो अथवा सन की रिफ्लेक्टेड एनर्जी से हो रही हो, दोनों केस में वो रिमोट सेंसिंग पैसिव रिमोट सेंसिंग कहलाता है। लेकिन मान लीजिए हम इसको, इस पोर्शन को गायब कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे जो ऐसा टाइम जबकि सन जो है उपस्थित नहीं हो और हमें सेंस, ऐसा कोई सेंसर हो सकता है कि ये सेंसर क्या करता है, अपना खुद का जो है रेडिएशन यूज करता है, एक तरह से विकिरण यूज करता है, ठीक है। तो खुद का इसमें सेंसर में ही होता है, तो ये भेजता भी है और रिफ्लेक्टेड वापस उसको जो आता है उसको सेंस करता है। तो ऐसी रिमोट सेंसिंग को हम कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग,
ठीक है, सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार हो गए। तो अगर हम वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं तो यहाँ ये कहा गया कि ऐसा विशिष्ट तरंग लंबाई के साथ उत्पन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण की परस्पर क्रिया के द्वारा यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम उसे सक्रिय रिमोट सेंसिंग कहेंगे, यानी ये एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग का एग्जाम्पल है। और ये क्या है, पैसिव। और पैसिव में सन से रिफ्लेक्टेड, अदरवाइज जो है एमिटेड एनर्जी से, दोनों टाइप से जो है निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। उपग्रह इमेजिंग के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। ठीक है, यहाँ कुछ सैटेलाइट के संदर्भ में बातें लिखी हुई है। पहली बात कि उपग्रह की कक्षा जड़त्वीय स्थान यानी इनर्शियल प्लेस जिसे हम कहते हैं उसमें स्टेबल यानी स्थिर होती है। सही बात है, ठीक है। तो कोई भी जो सैटेलाइट होता है वो इनर्शियल प्लेस में स्टेबल होता है। दूसरा, लगातार पूरे ट्रैक इमेजिंग के दौरान पृथ्वी सेंसर के नीचे घूमती है। ये भी बात ठीक है क्योंकि सेंसर जो है वो बहुत ऊंचाई पर है और नीचे है पृथ्वी, तो सेंसर के नीचे जो है पृथ्वी रोटेशन का कार्य लगातार होता रहेगा उसका। उपग्रह एक तिरछे क्षेत्र का चित्र बनाता है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ऑब्लिक होता है वो, बेसिकली सीधा नहीं होता है, तो तिरछे क्षेत्र का चित्र बनाता है। यानी ये तीनों बातें इमेज प्रतिबिंब के संदर्भ में सही है, इमेजिंग के संदर्भ में। नेक्स्ट, एक भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई की दूरी लगभग होती है, यानी ऊंचाई या दूरी दोनों में से कोई भी बात कह दो। भू-स्थिर यानी जियो स्टेशनरी की बात हो रही है। तो जियो स्टेशनरी जो उपग्रह हैं वो करीबन 35,800 यानी 36,000 किलोमीटर पर छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये जीईओ ऑर्बिट है ना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर 36,000 किलोमीटर पर कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है। जियो स्टेशनरी को हम ऐसा मानते हैं कि वो जो है किसी एक स्थान पर जो है जब स्थिर मानते हैं, हालांकि वो स्थिर नहीं होता है, उसमें अपनी गति होती है, यानी परिक्रमा तो वो कर रहा होता है, लेकिन क्या करते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी जो पृथ्वी की घूर्णन गति है 24 हार्स में, तो पृथ्वी की घूर्णन गति और सैटेलाइट की परिक्रमण गति जो है वो दोनों अगर इक्वल कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा, ठीक है, स्टेबल पोजीशन में दिखाई देगा। हालांकि ये इसकी कक्षा जो है वो इतनी बढ़ा दी जाती है कि ये जो है पृथ्वी के घूर्णन यानी जो 24 घंटे की अवधि होती है उस अवधि में ही ये अपना परिक्रमण पूरा करता है, यानी उसका परिक्रमण और पृथ्वी का घूर्णन की अवधि दोनों समान होती है, इसलिए वो स्थिर दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे सैटेलाइट जो टेलीकम्युनिकेशन में काम आते हैं, ठीक है, ऐसे सैटेलाइट को जो है एक ही स्थान पर जो है सामान्यतः रखा जाता है संचार आदि के लिए, तो ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। जनरल ऑब्जर्वेशन के जो सैटेलाइट होते हैं वो पोलर सिंक्रोनस होते हैं, ठीक है। तो पोलर सिंक्रोनस हो या जियो स्टेशनरी हो, उनकी कार्यविधि किस तरह की होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलर सिंक्रोनस जो होता है पोलर ऑर्बिट में जो है छोड़ा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है पृथ्वी की जो गुरुत्वीय कक्षा है, जो जहाँ तक अर्थ का डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण लगता है उससे बाहर, यानी 600 किलोमीटर से लेकर ऊपर छोड़े जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी ऊंचाई पर, 600, 700, 800, 900, 1000 किसी पर भी छोड़ा जा सकता है। जितनी ऊंचाई बढ़ाएंगे उतना उसका जो है जितना नीचे रहेगा उतना तेजी से वो जो है परिक्रमा करेगा पृथ्वी की और तेजी से चक्कर लगाएगा। इसका मतलब है अधिक नीचे है तो तेजी से परिक्रमा लगाएगा तो चक्रों की संख्या अधिक होगी, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो जो जैसे जैसे जो बढ़ाएंगे तो उसका कम होता जाएगा। खैर, ये सारे सैटेलाइट जो हैं वो पोलर ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। इनको जो है सामान्यतया पोलर सिंक्रोनस के नाम से, है ना, ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आता है जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी में दो टाइप के होता है, एक तो होता है जियो सिंक्रोनस और एक होता है जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी जो होता है वो बेसिकली अर्थ के जो एक्सियल ऑर्बिट होता है उसमें छोड़ा जाता है। इसमें एंगल जो है उसका इंक्लिनेशन है, दोनों में फर्क इतना सा है कि ये भूमध्य रेखीय परिधि में छोड़ा जाता है, भूमध्य रेखीय परिधि के मतलब भूमध्य रेखीय जो सरकमफेरेंस है उसके साथ में,
ठीक है। और ये जो है ऊंचाई दोनों की बराबर रहती है, लेकिन इंक्लिनेशन में दोनों में फर्क होता है। दोनों ही स्टेशनरी होते हैं, लेकिन ये स्टेशनरी दिखाई देता है, इसमें थोड़ा सा जो है देखने पर ऐसा लगेगा कि उसमें मूवमेंट है, ठीक है। पर ये दोनों ही पृथ्वी के रोटेशन के साथ में इनकी जो रिवोल्यूशन जो स्पीड है वो मेंटेन होती है। अब इसमें कुछ कक्षाएं आपने पढ़ी होगी कि कौन सी कक्षा होती है। तो जैसे LEO आपने नाम सुना होगा, लो अर्थ ऑर्बिट, MEO मिडिल अर्थ ऑर्बिट, GEO जो है ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और HEO हाई अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, इनको नाम दिया जाता है उनके ऊंचाई के आधार पर या दूरी के आधार पर। क्लियर। तो ऐसे में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो जनरली 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट, एक निष्क्रिय सेंसर उपयोग करता है, ठीक है। तो अब देखिए निष्क्रिय सेंसर की बात हो रही है, हम एक्टिव और पैसिव की बात कर रहे थे। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, पैसिव रिमोट सेंसिंग में ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या होता है, सूर्य होता है। इसके अलावा हम जैसे मैंने कहा था कि एमिटेड एनर्जी भी इसमें शामिल होती है, पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यही है। तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग जो है वो एक निष्क्रिय सेंसर करता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। रिमोट सेंसिंग शब्द किसने दिया, ठीक है। बहुत सारे नाम आ रखे हैं, इसमें आपने दो नाम पढ़े होंगे, टूर्नाचन, फेलिक्स टूर्नाचन और एल प्रूइट। फेलिक्स टूर्नाचन का जो आता है जनरली तो वो फोटोग्राफी के अंतर्गत आता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, गुब्बारे से फोटो। एवलिन एल प्रूइट जो है एक जोग्राफर हैं और इन्होंने पहली बार रिमोट सेंसिंग शब्दावली का प्रयोग किया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, उपग्रह संवेदकों की निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति त्रुटि, ज्योमेट्रिक एरर यादृच्छिक है। देखिए ज्योमेट्रिक एरर होते हैं, ये जितने भी लिखे हुए हैं, चाहे स्कैन स्क्यू बोलो या पैनोरामिक डिस्टोरेशन बोलो या अर्थ रोटेशन बोलो, ये सारे जो है ज्योमेट्रिक एरर के अंतर्गत मतलब एरर में आते हैं, ठीक है। कई सारे एरर हो सकते हैं, ठीक है, फिर उन एरर को जो है रिमूव करना होता है, ठीक है। तो उनमें से एक एरर जो है वो होता है एल्टीट्यूड वेरिएशन, ऊंचाई भिन्नता का, ठीक है। तो जो है एल्टीट्यूड एरर जो है वो बेसिकली रैंडम है और वो ज्योमेट्रिक है। तो ज्योमेट्रिक रैंडम एरर के अंतर्गत आने वाला जो है वो ऊंचाई भिन्नता यानी एल्टीट्यूड वेरिएशन है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस जीपीएस किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो देखिए ट्रांसमिशन, त्रयीकरण, विस्मरण, वैश्वीकरण। तो इसमें एक जो शब्द लिखा है ट्राइलेट्रेशन, ट्रिलेट्रेशन जो होता है उसका मतलब होता है त्रयीकरण। त्रयीकरण का मतलब जीपीएस हमेशा कोऑर्डिनेशन जो करता है वो 3 पॉइंट के सारे करता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट लेकर या 3 पॉइंट के सारे करता है, इसे ही हम ट्रिलेट्रेशन बोलते हैं। तो ट्रिलेट्रेशन पर ही काम करता है जीपीएस सर्विस, इसलिए ये उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। रिमोट सेंसिंग इमेज का परीक्षण करने और उस इमेज की विशेषताओं को मैन्युअल रूप से पहचानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली हम कोई इमेज जो है उसकी जब हम व्याख्या करते हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजरी है और उसको हम मैन्युअली पहचानने की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इमेज इंटरप्रिटेशन यानी छवि व्याख्या के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, इमेज इंटरप्रिटेशन के नाम से इसको कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही बात है, साइज, शेप, टोन, टेक्सचर, साइट, एसोसिएशन, शेडो और पैटर्न, ये सारी बातें जो है मैन्युअली हम जब इन मापदंडों का उपयोग करते हैं तो किस प्रोसेस में करते हैं, तो ये भी छवि व्याख्या यानी इमेज इंटरप्रिटेशन में करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर यानी एमएसएस जो है वो किस उपग्रह में प्रयोग हुआ था। एमएसएस बेसिकली एक स्कैनर है जो कि बड़ी सतह, जो बहुत बड़ा जो ग्राउंड है वो लेता है और साथ ही अलग अलग तरंग दैर्ध्य जिसे कहते हैं, जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है उनकी जो ईएमआर है उनको या अधिक वर्णक्रमीय आंकड़ों को
संग्रह करता है। ठीक है, तो उसे MSS बोलते हैं या मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर बोलते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर जो है वो लैंडसेट फर्स्ट में यूज किया गया था। ठीक है, चलिए रिसोर्सेट 1 को, अब यहाँ पर ये प्रश्न जो है हालांकि 2003 का है, ये डिपेंड करता है कई बार जैसे जो प्रवृत्ति रही है। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पर ऐसा प्रश्न आपके सामने रख सकता था, रिसेंटली जो सैटेलाइट जो है भारत ने छोड़ा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसे प्रश्नों को आप जैसे पुराने जितने भी जो कंपटीशन ज्योग्राफी वाले कोई देखेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जो जो पुराने सैटेलाइट हैं उनका कुछ कारण ये हो सकता है कि जो पेपर सेटर है वो जो रेफरेंस यूज कर रहा है वो ओल्ड होता है जनरली, इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपको पता हो। अभी हाल ही में कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े गए, कौन से जो है PSLV क्या है, GSLV क्या है, इनमें क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती है, कौन सी PSLV की उड़ान थी, कौन सी GSLV की थी, और कौन से उपग्रह स्थापित किए गए, दूसरे देशों को कौन से छोड़े गए थे साथ में। ऐसी सारी जानकारी जो है वो किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी किताब में मिल जाएगी, या फिर जो भी आप करंट इश्यूज पढ़ते हैं उनमें भी आती रहती है, तो उसका संग्रह करते रहें। ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो किताब आती है वो कोई भी किताब ले लें, उसमें आपको ये सारी जो है 1 by 1 हिस्ट्री से मिल जाएगा, बिगनिंग से लेकर अब तक जो है वो किस तरह से स्पेस का हिस्ट्री रहा है और डेवलपमेंट रहा है। तो ये जो उपग्रह का पूछा गया है वो भारत के द्वारा रिसोर्सेट 1 छोड़ा गया था, 2003 में छोड़ा गया था। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं नोवा 19 उपग्रह में AVHHR सेंसर है। यह एक कैसा उपग्रह है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर नोवा 19 की हम बात करते हैं तो ये एक सूर्य तुल्यकालिक यानी सन सिंक्रोनस जो है वो सैटेलाइट है ना, ध्रुवीय कक्षा में छोड़ा गया यानी सैटेलाइट। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, ERS, एनवीसैट, सेंटिनल और राइसेट किस प्रकार के उपग्रहों के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उसके सेंसर के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ऑप्टिकल है या निष्क्रिय है या थर्मल है या माइक्रोवेव है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो माइक्रोवेव के हैं। अब अगर माइक्रोवेव की बात करें तो बेसिकली इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों सेंसर होते हैं। ठीक है, और ये जो है पैसिव जो माइक्रोवेव सेंसर होता है ये किसी भी बैंड की जो माइक्रोवेव होती है, वेव होती है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए एक्टिव और पैसिव दोनों जो है इसमें सेंसर होते हैं। तो इस प्रश्न में माइक्रोवेव जो है वो आंसर रहेगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, FCC इमेज है ना, फॉल्स कलर कंपोजिशन बोलते हैं FCC को, फॉल्स कलर कंपोजिशन। फॉल्स कलर्स कंपोजिशन में स्वस्थ वनस्पति दिखाई दे, RGB होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है स्वस्थ वनस्पति हमेशा रेड में दिखाई देगी। हेल्दी वेजिटेशन अगर है तो वो आपको पता है कि नियर इंफ्रारेड जो है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो रेड कलर में जो है वो शो होगा। ये प्रश्न जो हैं वो कुछ जियो स्पाशियल टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको आप जो है और भी ऐसे प्रश्न देख सकते हैं। आप जो है हिंदी में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन जियो स्पाशियल टेक्निक में नहीं है, लेकिन DD चौनियाल की पुस्तक जो है वो ठीक है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको जो भी आपके नेट या कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा में जो टॉपिक दे रखे हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार थोड़े से जैसे UGC नेट में पहले पूछे गए प्रश्न हैं या और अन्य माध्यमों में जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करें और उनको समझें, देखें, तो आप जो है ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जो है नेक्स्ट जो है अगली क्लास जो है हम अगला पार्ट जो है उस पर लेंगे। धन्यवाद।